गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे का वीडियो देखेंगे। दूसरे दिन हमें घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढाड़े से पहले एक जगह चाय पीकर दोपहर के वक्त ढाड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दिखंत तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ के बर्फ की सफेदी थी, न किसी की तरह हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। स्वस्थ स्थान पर ढांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढड़े, जानवरों के सींगों का रंग बिरंगी कपड़ों के झाड़ियों का सजा गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझाया कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और 2-3 रास्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट कर रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लडोर की रास्ता दाईं ओर है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बज गए। करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमीन इंतजार करते हुए मिले। मोगलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब वह तो गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कपड़े फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमिन को इतनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लडोर के में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे अजमान थे। पहले चाय सुस्त खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुपकिया मिला। अब हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम थिहाड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमिन के कितने ही यजमान थे। कपड़ों की पतली पतली चिरी बत्तियों के गड़े खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया थे लाए कपड़े खत्म हो जाने पर भी किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गड्ढे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हारे लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमीन ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे की चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजने की धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े ही से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लेते तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लाद दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित ठंडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के में हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में रखकर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर के खेती के मुखिया भिक्षु नमसे
बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा बेस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें खंजूर बहुवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ दिखाई हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखित हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। सुमिन ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझाया था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले गए। तिदड़ी गांव से बहुत दूर निकल गए थे। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षुनम से विदाई लेकर चले गए। बच्चों, यह यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू।